हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है सन 1000 का इंडिया का नज़ारा, हाउ वाज इंडिया इन 1000 AD। तो देखते हैं किस तरीके का था भारत, क्योंकि लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है, जिनका चैनल है वो है पर गौरव ठाकुर, तो आप यहाँ पर जाकर भी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हम बात करने वाले एक ऐसे समय की जिसे भारत के इतिहास में डार्क फेज और गोल्डन एज दोनों ही नाम एक साथ दिया गया है। लेकिन एक चीज अच्छी और बुरी दोनों ही एट द सेम टाइम कैसे हो सकती है? वेल, स्पेसिफिकली स्पीकिंग, ये समय था भारत के 1000 AD का, जहाँ एक तरफ भारत में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे राज्यों के बनने से भारत भी हिस्सों में बंटता जा रहा था, जिन हिस्सों को पाने के लिए भारत के अपने बेटे एक दूसरे की खून की नदियां बहाने के लिए तट पर खड़े थे। लेकिन इस समय का और अपने ही लोगों के खून से सनते हुए भारत के मजबूरी का फायदा उठाकर भारत पर एक नहीं, दो नहीं, 17 बार आकर एक ही दुश्मन ने तबाही मचा दी। कौन था वो दुश्मन और आखिर कैसे मचाई तबाही? वेल, चलिए जानते हैं भाई लोग इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें आपको इंडिया के इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा जिससे आप अब तक बेखबर थे। Let us get on with our today's video, India in 1000 AD। तो शुरू करते हैं कि आखिर 1000 AD में भारत की हालत कैसी थी। वेल, ये भारत का वो दौर था जिस समय भारत की मिट्टी में एक ऐसा पावर उभर कर आया जिसने बाकी राज्यों की तरह मिलिट्री पावर ही नहीं, पर उस दौर में यूनिक मानी जाने वाली नेवी पावर को भी डेवलप और इस्तेमाल किया। और इस पावर का नाम था चोला डायनेस्टी, जिसके राजा राजेंद्र पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने अपनी सेना को समुद्र पार पहुंचाने के साथ ही कोस्टल बर्मा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, मालदीव्स और पेगु आइलैंड को भी नेवी के बलबूते पर अपने अंडर लिया। इतना ही नहीं, राजेंद्र चोला 1 ने 16 मील लंबा और 3 मील चौड़ा एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाया, जो आज इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स में से एक है। अरे रुको, अभी और बाकी है। चोला डायनेस्टी ने अपनी पावर्स को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया कि इन्होंने बंगाल और बिहार के राजा महिपाला को भी हराकर उसे अपने कंट्रोल में ले लिया, और इसी जीत की खुशी में उन्होंने अपना नया कैपिटल गंगाईकोंडा चोलापुरम में बनाया, जहां उन्होंने बृहदीश्वरा टेम्पल से मिलते जुलते डिजाइन से लॉर्ड शिवा के टेम्पल को भी बनाया था, जिसे आज आप और मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल मानते हैं। और इसी टेम्पल को 2004 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन यही नहीं, थंजावुर, चिदम्बरम, गंगाईकोंडा चोलापुरम, दारासुरम, त्रिभुवनम, श्रीरंगम और तिरुवन्नमलाई में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा था। पर अब सवाल ये है कि इतने टेम्पल्स ये लोग बनाते ही क्यों थे? अब ये जानने के लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि उस जमाने में जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए युद्ध किया करते थे, और जो जीतता था उसे हारने वाले का एम्पायर मिलता था। पर अगर मैं कहूं कि टेम्पल्स भी राजाओं के लिए ऐसा ही कुछ करते थे तो जी हाँ, यही वो समय था जब ज्यादातर टेम्पल्स का बनना शुरू हो गया था और किंग्स इन्हें अपने एरिया के रीडेवलपमेंट के लिए बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब किंग्स ये मंदिर बनवाते थे तो वहां पर लोगों का आना जाना पड़ता था, और आने जाने के साथ ही वहां गांव के बसने की शुरुआत होती थी, बाजार बनते थे और धीरे धीरे वहां फार्मिंग भी शुरू की जाती थी, जिससे राजाओं को बहुत सारा रेवेन्यू मिलता था जो उसकी टेरिटरी के डेवलपमेंट में काम आता था। और फिर इसी डेवलपमेंट का फायदा उठाने के लिए लड़ाइयां भी हो जाती थी, जिसके बारे में शायद ही हमारे हिस्ट्री में सिखाया गया। पर अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया जैसे किताबों में आपको हमारे इतिहास के उन चैप्टर्स को जानने का मौका मिलेगा जिसे इंडिया क्या दुनिया के लोग तक पढ़ाई, जॉब और अपने सिर पर ऐसे ही 100 जिम्मेदारियों का बोझ लेकर चलने की वजह से अब तक अनजान है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो कि बिजी लाइफ की वजह से आप अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुकू FM ऐप, जहाँ स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स बल्कि बच्चे बूढ़े सभी के लिए 1000+ आवर्स की एजुकेशनल कंटेंट लाइब्रेरी है, जिन्हें आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो, अपने लाइफ में, अपने बिजी लाइफ में मल्टीटास्क करते हो। इसके साथ ही इसमें और भी जॉनरास अवेलेबल है, जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन, हिस्ट्री, साइंस फिक्शन और भी बहुत कुछ, जो सब आप हिंदी लैंग्वेज जैसी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। अब फ्रेंड्स, नॉर्मली आप इस ऐप का सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का 399 रुपीज में खरीदोगे, बट क्योंकि आप एक गेट सेट फ्लाई फैमिली के मेंबर हो और गेट सेट फ्लाई और कुकू FM ने मिलकर इंडिया में नॉलेज को बढ़ाने की पार्टनरशिप ली है, इसीलिए अगर आप हमारा कोड GetSet50 यूज करोगे तो आपको तुरंत 50% ऑफ मिलेगा, मतलब 199 रुपीज पर ईयर में इस नॉलेज बढ़ाओ प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप। एंड दिस ट्रूली मे बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट यू विल मेक ऑन योरसेल्फ। So click on the link in the description and go download now because only for first 250 users. लेकिन हमने ये तो देखा कि मंदिर एम्पायर को एक्सपैंड करते थे, पर क्या ये एक्सपेंशन इतना आसान रहा होगा?
और क्या सिर्फ एक्सपेंशन ही एक रीजन था युद्ध करने का? इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि मंदिरों का बनना युद्ध होने का एक बड़ा कारण था, क्योंकि भारत में हर राजा यही सोचता था कि कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाए, और यही कारण था भारत में हर समय युद्ध होने का, क्योंकि उस समय हर राजा का यही गोल हुआ करता था कि वो चक्रवर्ती राजा बने। पर इसके अलावा युद्ध करने के और भी कुछ कारण थे, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा धन के लिए, देश प्रेम के लिए, या फिर अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए, या इवन बचाने के लिए इन सम केसेस। पर कई युद्ध बदला लेने के लिए भी होते थे, जैसे अपने पिता के मौत का बदला बेटा लेने आया हो, और कुछ युद्ध उनके थ्रू होते थे जो बदलाव लाना चाहते थे। पर यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि कुछ युद्ध लूटपाट करने के लिए, भारत में तबाही मचाने के लिए, हिंदुइज्म को जड़ से उखाड़ देने के लिए भी होते थे। जी हाँ, और इन्हीं में से कुछ का एग्जाम्पल मैं आगे आपको देने वाला हूँ, जिसने इंडिया की जीडीपी को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। क्योंकि मैडिसन, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 एडी में इंडिया और चाइना साथ साथ में 50.5% वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया करते थे। और जहां पर इतने पैसे होंगे वहां पर अटैक होना तो लाजमी ही होगा। और कुछ ऐसा ही भारत में भी हुआ, जहां भारत पर अटैक करने वाले इस दुश्मन का नाम था महमूद गजनी, जो भारत पर गर्मियों के महीने में ही अटैक करता था। अब सवाल यह आता है कि गर्मियों में ही क्यों? ये अपने आप को किसी भी रिस्क या तकलीफ में नहीं डालना चाहता था, और इसीलिए बारिश में पंजाब साइड से फ्लड आने और उसके आर्मी के उसमें फंसने के खतरे के लिए वो बारिश में नहीं आता था, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नदियों से घिरा हुआ है, यानी बियास, चेनाब, झेलुम, रावी, सतलज। अब जहां इतने रिवर्स होंगे वहां फ्लड्स का डर होना तो आम बात है, और गजनी की बारिश में न आने की स्ट्रैटेजी इतनी सफल हुई कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो पूरे 17 बार भारत में घूमने और उसे लूटने आया। अब अगर देखें तो इसकी शुरुआत हुई भी कहां से, तो इसने सबसे पहला जो अटैक किया वो इलाका था आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। पर जाहिर सी बात है किसी न किसी ने रोकने की कोशिश तो इसे जरूर की होगी। तो यहां आते ही सबसे पहले महमूद गजनी का युद्ध हुआ हिंदू शाही किंगडम के राजा जयपाला से, जिससे राजा हार गए, और अपने राज्य को हारने की गम में राज्य अपने बेटे को सौंपकर उन्होंने अपनी जान दे दी। पर सिर्फ एक युद्ध हारने से कोई कैसे खुद ही अपनी जान ले सकता है? एक्चुअली में इट टर्न्स आउट ये कोई पहला युद्ध नहीं था। अगर हम 1000 एडी से थोड़ा पीछे, साथ ही गजनवीद डायनेस्टी के फाउंडर थे, उसने भारत में घुसने की कोशिश करते वक्त भी हिंदू शाही राजा जयपाला से काफी युद्ध किया था, लेकिन तब राजा जयपाला ने उसे कभी कामयाब नहीं होने दिया। पर जब अपने पिता के बाद महमूद पावर में आया, तब जयपाला ने उसे हराने की कोशिश की, पर इस बार उनकी ये कोशिश दम तोड़ गई और उन्हें हार का मुंह दिखाना पड़ा। हालांकि राजा जयपाला की तरह उनके बेटे ने भी गजनी को बराबर की टक्कर दी, पर गजनी ने उसे भी हरा दी, और अपनी आखिरी और 17वीं अटैक गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पर किया, जहां उसने राजपूतों से 3 दिन तक युद्ध किया और जीत अपने नाम कर ली। लेकिन सिर्फ जीत ही नहीं, इस आखिरी लड़ाई में उसने कुल मिलाकर 200 लाख दिनार भी लूटे थे। पर सवाल यहाँ पर सिर्फ पैसों की नहीं है, क्योंकि पैसों के साथ साथ 5000 से ज्यादा इंसानों का भी कत्लेआम हुआ। और बात तो ये थी कि भारत में घुसकर एक इन्वेडर ने भारत के बेटों को कत्लेआम किया और खजाने को लूटा। इतनी हिम्मत आखिर महमूद में आई कहां से? आखिर कौन था महमूद ऑफ गजनी के पीछे, जिसकी वजह से वो ये सब कर पा रहा था? आखिर कौन थी वो 3 ग्रेट पावर्स, और कौन सी थी वो जगह? और आखिर इनकी लड़ाई में जीत किसके हाथ लगी? तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है। जी हाँ, हमारे साथ भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे देश के राजा आपस में लड़ने में इतने मशरूफ थे कि बाकी चीजों पर उनका ध्यान ही नहीं गया। किसी बाहरी देश की बुरी नजर हमारे भारत पर पड़ चुकी थी और राजा यहाँ पर बेखबर थे, और इसी का फायदा गजनी ने उठाया। उसने भारत पर तब हमला करना शुरू किया जब कन्नौज 3 ग्रेट पावर्स पलास, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटास के बीच ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, जो पिछले 2 सेंचुरी से चलता आ रहा था, जिसकी वजह से ये सारे राज्य और राजाएं कमजोर हो चुके थे। लेकिन फिर भी इस जंग के अंत में जीत का परचम प्रतिहाराज ने 3 सेंचुरीज के लिए कन्नौज को अपना बनाकर लहराया। पर कन्नौज में ऐसा क्या खास था जिसके लिए इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी गई? क्या कन्नौज की धरती सोना उगलती थी? सोना तो नहीं, पर हाँ वैसा ही कुछ समझ लो, क्योंकि अगर वहां का मैप देखा जाए तो कन्नौज गंगा ट्रेड रूट के उस एरिया में स्थित है जहां से सिल्क रूट,
जो 2nd सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच एशिया से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक आने वाले देश जैसे कि चाइना, इंडिया, पर्शिया, अरेबिया, ग्रीस और इटली को कनेक्ट करता था और उसी दौर में होने वाले ज्यादातर ट्रेड इसी रूट से किए जाते थे। पर क्या आपको लगता है इस जीत के बाद हारने वाले डायनेस्टी शांत रहे होंगे? नहीं, इसे पाने के सपने को पूरा करने के लिए दूसरे डायनेस्टी की कोशिश अभी भी जारी थी और इसके बाद ही समय आया 1000 एडी का, जब प्रतिहारास डायनेस्टी के कमजोर कदमों की डगमगाहट के चलते वहां दूसरे और भी छोटे छोटे राज्य उभर कर आने लगे, जैसे परमार डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी और पाल डायनेस्टी। इन्हीं राज्यों के उभरने से यूनिटी की कमी पैदा होने लगी, जिसका फायदा महमूद ऑफ गजनी जैसे लोगों ने उठाया और वो हमारे देश में लूटपाट मचाकर चले गए। पर महमूद के जाने के बाद क्या हमारा देश कभी उसके पहुंचाए गए चोट से उभर कर आ सका? चलिए देखते हैं। अब 1st सेंचुरी में इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थी, जो 32.9% से घटकर 11th सेंचुरी में 28.9% हो गई। लेकिन सिर्फ हमें इकोनॉमिकल लॉस ही नहीं हुआ, बट हमारे इंडिया को और भी कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। सबसे पहले तो गजनी के अटैक्स के कारण बहुत सी चीजें बिगड़ी, जैसे बहुत सारा वेल्थ लूटे जाने की वजह से भारत इकोनॉमिकली वीक हो गया। इन लुटेरों ने हमारे देश के अलग अलग रिसोर्सेज ले जाने के साथ ही टेम्पल्स को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उन पर हमला करके उन लोगों ने मंदिर और उसकी मूर्तियों को भी तोड़ दिया। और गजनी के अटैक की वजह से भारत के बॉर्डर्स भी वीक हो चुके थे, जिसकी वजह से भारत पर नए हमले हो सकते थे। और दोस्तों, रिजल्ट आज के वक्त में आप सभी ही देख रहे हो। इंडिया के लिए एक तरह से ये बर्बादी का दौर 1000 एडी से शुरू हो गया था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि महमूद गजनी का अटैक भारत के भविष्य में आने वाले फॉरेन इन्वेडर्स की एक चेतावनी थी, जैसे कि मुगल्स और फिर ब्रिटिशर्स। अगर इसी बात को उस वक्त के राजा समझ गए होते कि भाई तेरा जो एरिया है, मेरा जो एरिया है, हम दोनों उसमें खुश रहते हैं और दुश्मनों को बाहर खदेड़ते हैं, वरना तेरा मेरा एरिया दोनों जाएगा, तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो से कुछ भी ज्ञान मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे, जो आपके नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। फर्स्ट 250 लोगों के लिए गेट सेट 50 कोड यूज करने पर उन्हें 199 रुपीज पर इस वेबसाइट की मेंबरशिप मिलेगी। गेट सेट 50 कोड यूज करने पर 199 रुपीज में सालाना की मेंबरशिप मिलेगी इस ऐप की। सो गो हरी नाउ एंड एज ऑलवेज। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुई और बड़ा ही दुख होता है इन सब चीज़ों को देख के कि पहले हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। जो चोला एम्पायर था उसने अपनी सीमाएं बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी थी और नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताई जाती है भारत की। और उसके बाद में धीरे धीरे क्योंकि आपस में लड़ना शुरू कर दिया, कोई किसी के उसके लिए आपस में जो वो हो गई ना, एक तरीके से एक यूनिटी की कमी हो गई। कोई किसी ज़मीन को लेने के लिए, कोई पैसे लेने के लिए, ठीक है, वहाँ मध्य अपने कल्चर को फैलाने के लिए, तो ये इस तरीके की लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। और जिस चीज़ का फ़ायदा जो बाहर जो आक्रांता थे उन्होंने, जो इन्वेडर्स थे उन्होंने उठाया, ठीक है। और ये जो गौरी गजनब ये उस टाइम पे, बारिश के टाइम पे ये कभी हमला नहीं करते थे, गर्मियों में करते थे। रीज़न क्या था कि फ्लड वगैरह आ जाते थे, क्योंकि पंजाब से ही आते थे, वेस्ट से ही आते थे जो भी आक्रमणकारी आते थे, ठीक है। और पंजाब 5 नदियों से बना हुआ है, इसलिए उसको पंजाब बोला जाता है। और जैसे ये यहाँ पे इन्होंने कम से कम जाने कितना, मतलब जो 50% की जीडीपी थी चाइना और इंडिया की मिला के, पता नहीं कितनी दोनों की इतनी थी या फिर दोनों की अलग अलग थी, आप मुझे बता दीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा ही था, मतलब इंडिया की काफ़ी अच्छी जीडीपी थी। और उस वक्त पे इन्होंने, मतलब जो लुटेरे थे, जो डकैत थे लोग, क्योंकि इनके पास तो कुछ था नहीं, क्योंकि अगर इनके पास कुछ होता तो यहाँ पे आते ही नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही उनमें रहते थे रेगिस्तान जगह पे, जैसे डाकू होते हैं इस तरीके से। तो ये इन्होंने जो है इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा सोना, इतना ज़्यादा, मतलब सब कुछ था यहाँ पे। और उसके बाद में लोगों को मारना शुरू कर दिया, पैसे भी लेके गए, गोल्ड सारी चीज़ें लेके गए यहाँ से, ठीक है। और लोगों को मारा इन्होंने, यहाँ की लड़कियों को ले जाते थे, ठीक है। और इसके बाद में ये जो दस्तक इनकी शुरू, एक बार जब हमारे जो बॉर्डर कमज़ोर हुए तो फिर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। तो बड़ा ही दुख होता है कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो अपने उस भोग विलास की ज़िंदगी और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में ही इन्होंने निकाल दिया था। और इसकी वजह से इसका जो खामियाजा था वो पूरे उसको भुगतना पड़ा था, क्योंकि जो बाहरी शक्तियाँ थी, जो इन्वेडर्स थे, जिन्होंने यहाँ की लड़कियों को, यहाँ के जो औरतें जो भी थी, सबको इतना ज़्यादा हार्म पहुँचाया, इतना नुकसान पहुँचाया। यहाँ की लड़कियों को 2-2 दिनार में बेचा करते थे, और यहाँ मतलब इतनी ज़्यादा अत्याचार करते थे यहाँ की उनके साथ में ये। और फिर ये अत्याचार सिर्फ लड़कियों के, औरतों के साथ ही नहीं हुआ था, अत्याचार आपके जेंट्स के साथ में भी हुआ था। उनको भी मार दिया जाता था, ठीक है ना, उनको मार दिया जाता था, उनकी लड़की को ले जाते थे, उनको ऑप्शन दिए जाते थे, या तो मर जाओ या फिर आप यहाँ से
या फिर कन्वर्ट हो जाओ। तो ये 2 ऑप्शन दिए जाते थे। तो ये बड़ा ही मतलब एक तरीके से जो क्रूरता, इनके अंदर इतनी ज़्यादा क्रूरता थी, क्योंकि जिस रीजन में रहते हैं ना वहाँ पे क्रूरता बहुत है, उनके अंदर दया भाव नहीं है बिल्कुल भी। अगर दया भाव होती तो ये एक दूसरे के राज्य में अटैक नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनके बिल्कुल भी मतलब दया भाव तो थी नहीं, क्रूरता बहुत ज़्यादा थी। इधर की तरफ से जो आते थे अरब साइड से या फिर यूरोपीय साइड से आते थे, बहुत ज़्यादा क्रूर लोग होते थे। और फिर भारत सोने की चिड़िया था, यहाँ पे जीडीपी इतने हाई लेवल पे थी, हर चीज़ यहाँ पे थी। तो इस वजह से इनकी आंखों को चुभता था कि हम ऐसे यहाँ पे इस तरीके से रह रहे हैं और वहाँ पे इतना सारा पैसा है। और लेकिन जनता क्या थी, जब आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, तो आप फिर चीज़ों को मतलब दूरदर्शी सोच खत्म हो जाती है। हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। हम अपने उसमें प्रॉस्पर लाइफ में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हमें अपने दुश्मन के बारे में नहीं पता होता। और यही भारत के साथ में हुआ, ठीक है। यहाँ के लोगों के पास में खूब धन था, सब कुछ था, लेकिन यहाँ के राजाओं के पास खूब धन था, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो बाहर के जो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी नज़र भी आपके पास में रहेगी, तो आपको उनको कैसे टैकल करना है। तो वो उनके पास में ये कुछ नहीं था। वो सोचते थे जैसे हम बाहर अटैक नहीं करते हैं तो वो भी अटैक नहीं करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है जैसी आपकी विचारधारा है कि उनकी भी सेम ऐसी ही होगी। सबकी अलग अलग विचारधारा होती है, ठीक है। उनकी विचारधारा तो ये भी थी कि वो रात में अटैक करते थे। यहाँ की विचारधारा ये थी, वो तो मतलब धोखे से अटैक करते थे, ठीक है, आत्मघाती वैसे अटैक करते थे वो तो, और छुप छुप के अटैक करते थे। जबकि यहाँ की जो अटैक, यहाँ पे क्या था कि सूर्यास्त होने के बाद में मतलब अटैक कर मार वो बंद हो जाता था युद्ध। तो यहाँ पे इसलिए होता था क्योंकि यहाँ पे एक तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ठीक है ना। और रूल रेगुलेशन ज़्यादा, किसी को रूल रेगुलेशन को ही फॉलो करते थे। वहाँ के ना तो कोई रूल रेगुलेशन थे ना कुछ थे, डकैत टाइप के लोग थे, ठीक है, इन्वेडर्स थे। आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो आप किस तरीके से वो आपके साथ में बिहेव करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती मुझे जो लगती है ना, वो हमारे राजा महाराजाओं की लगती है। और अच्छा हुआ कि सारे जितने भी आज ये जितने भी राज्य हैं, बिहार, पंजाब, ये जितने भी हैं सब इकट्ठे हो गए। अदरवाइज आज भी यही हो रहा होता, क्योंकि इन्वेडर्स तो आज भी अटैक करते हैं। वो उनकी शक्लें बदल चुकी हैं, लेकिन सोच उनकी वही है। पहले वो गौरी गजनवी थे, आज वो पाकिस्तान और अदर वो नाम से वो विख्यात हो गए हैं, ISI के नाम से आ चुके हैं। लेकिन वही सेम है, बस उनके चेहरे, उनका रहन सहन थोड़ा चेंज हो गया है। और उनका तो अभी भी रहन सहन चेंज नहीं हुआ था। जो आज से जो हज़ारों साल पहले थे ना, वो सेम वही उनका रहन सहन है। इसी तरीके से वो रहते हैं, वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि अभी भी अटैक करते हैं भारत के ऊपर। तो हर 24 घंटे यहाँ पे आर्मी लगी रहती है। इतनी अगर मान लो जरा सी भी अगर थोड़ा सा भी ढीला छोड़ देंगे तो अंदर घुस आए, और अंदर घुसने की कोशिश भी करते हैं ये, कभी किसी रूप में कभी किस रूप में। तो ये बहुत ही ज़्यादा आज भी इनकी सोच ये है कि भारत को गुलाम बनाना है। तो इन सब चीज़ों से अच्छा हुआ कि भारत पूरा एक तरीके से जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो भी करा, उन्होंने बड़ी मेहनत करी। और उन्होंने 562 रियासतें जो थी, ठीक है, सबको इकट्ठा करके एक देश बना दिया। अदरवाइज वो बाहर के जो लोग थे ना, जो आक्रांता थे, वो फिर से यही काम करते हैं, क्योंकि जिनकी जो फितरत होती है वो नहीं जाती है, ठीक है। और वीडियो अच्छी थी, इन्फॉर्मेटिव थी, और थोड़ा सा हमें सीखने के लिए बहुत कुछ था इसमें, क्योंकि आगे ऐसा कुछ ना हो। लेकिन आजकल भी यही पॉलिटिक्स चल रही है। आजकल क्या है कि प्रॉब्लम्स पे बात नहीं की जाती है, जबकि बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात की जाती है, जिससे कि जो बाहरी शक्तियाँ हैं वो भारत पर अटैक करती हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। अब जैसे कोई भी गलत काम होता है लड़कियों के साथ में, अब जैसे एक मणिपुर का एक किस्सा हुआ है, ठीक है, जिसमें लड़कियों को इस तरीके से कपड़े उतारने, निर्वस्त्र करके उनको घुमाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना दिमाग खराब हो जाता है इन सब चीज़ों से, और मतलब किस तरीके की सोच है। और इससे क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ना, वो उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, वो उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे। कानून कोई पास नहीं करेगा, किसी को कोई मतलब नहीं है, वोट लेने हैं सबको, वो उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, अरे ये ऐसे हो गया, अरे कानून तो पास करो। संसद में तो हाँ हुल्लड़ मचाते हैं, संसद में पूरे दिन शरारत करें, वो शोर करेंगे, लेकिन कानून पास नहीं होने देंगे। तो ये क्या है, ये सब पॉलिटिक्स है, और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। मैं तो कह रही हूँ जिसने भी ये किया है ना, उस लड़की के साथ में जिन्होंने भी किया है, सबसे पहले उस लड़के के साथ में उसको भी नंगा करके घुमाया जाए, और उसको नंगा क्या, उसको बीच सड़क में वही लड़की मारे उसको। इसी तरीके से उसके सारे अंग एक एक करके छोटे छोटे करके सारे काट दिए जाएँ, जिससे उसको पता चले कि, और जो देख रहे थे ना सब, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। इतना ज़्यादा अपमान किसी उसका, आप किसका अपमान कर रहे हो? आप अपनी बहन बेटियों का ही अपमान कर रहे हो। जब उस लड़की को आपने निर्वस्त्र देखा होगा, तो आपको अपनी माँ और बहन बेटियाँ ही दिखाई दी होंगी कि हाँ हमारी माँ बहन बेटियाँ भी ऐसी ही दिखती हैं अगर उनके कपड़े उतार दिए जाएँ तो, ठीक है ना। तो मुझे बड़ा ही गुस्सा और बड़ा ही दुख होता है इन सब चीज़ों से,
और ये इन्फॉर्मेशन पता है क्या है कि यहाँ से बाहर विदेशों में पहुँच जाती हैं इस टाइप की बहुत ज़्यादा, जिससे कि भारत की नेगेटिव छवि बनाई जाए। और इसमें हो ना हो, इसमें पॉलिटिशियन ये जो बड़े बड़े जो होते हैं ना, इन्हीं के हाथ होते हैं। अदरवाइज़ एक आम आदमी ये काम नहीं कर सकता, उनमें इतनी औकात नहीं और उनकी इतनी हैसियत नहीं। इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें होती हैं, ठीक है ना। उनको पता होता है कि वे हमें ये बचा लेंगे, तब ये काम किए जाते हैं। अदरवाइज़ किसी की इतनी औकात नहीं कि किसी लड़की के कपड़े का उतार कर पूरे उसमें घुमा सकें, नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो इतना गंदा लगता है कि, और जब ये सारी चीज़ें मैंने ये न्यूज़ सुनी इस चीज़ के बारे में, तो मेरा इतना मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी मैंने कि सोचा इससे अच्छा तो वेस्टर्न कल्चर है, कम से कम लड़कियाँ वहाँ पे बिकनी और वो पहन के घूमती, अच्छा है भाई। छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं, अगर लूटोगे भी क्या, जब छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं तो अच्छा है उनका वेस्टर्न कल्चर, कम से कम वो पहन के घूमती हैं उसको, वो ठीक है ना। तो आज समझ में आया कि जब उनके सारे कपड़े उतार दिए थे कि हाँ सही था, उनका सही है। कम से कम जब कुछ हैगा नहीं तो उतारेंगे क्या। और यहाँ पे क्या बोलूँ मैं, मतलब मूड ख़राब हो जाता है इन सारी बातों को सुन के। और ये शब्द तब निकलते हैं जब अंदर से आप में बिल्कुल दुख जाती है। तो क्या है, अभी भी पॉलिटिक्स चल रही है और बाहरी शक्तियाँ अभी भी इंडिया पे अटैक करती हैं, ठीक है ना। अभी भी पता नहीं जाने कितनी ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि भारत पे अटैक कर रही हैं, हमें पता भी नहीं है, आम जनता को तो पता भी नहीं रहता है, ठीक है ना। जो आपकी जो एजेंसी होती है उनको पता रहता है, या फिर जो पीएम, जो बड़े लेवल के जो नेता होते हैं उनको मालूम रहता है कि कौन किस भेष में बैठा हुआ है। हो सकता है कोई नेता कोई बाहर से ही फंडिंग ले रहा हो, कोई भी हो, और वो आपके बीच में बैठा हुआ हो। और तो बहुत सारी जो बाहरी शक्तियाँ हैं, जो पावरफुल शक्तियाँ हैं, वो फंडिंग करती हैं और एक दिन में ही वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो पहले भी चलता था ये सब कुछ और आज भी यही चलता है। तो अपने देश को, मेरा मानना ये है कि पॉलिटिक्स ना करके कानून पास किए जाएं। अगर किसी लड़की को इस तरीके रोड पे इस तरीके से घुमाया गया है, बिना कोई देरी किए हुए, ना बिना कोई केस दर्ज किए हुए, जब सबको सामने दिखाई दे रहा है तो इसमें केस क्या दर्ज करें, क्या करें। सबसे ज़्यादा पहले क्या करना है, सबको दिखाई दे रहा है ना, केस दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। उस लड़के को पकड़ो और वहाँ की जो आसपास की जनता है उसको पकड़ो और उनको नंगा करो, उनको ऐसे ही घुमाओ, उनको पता चलेगी इज्जत होती क्या है, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, ऐसे लोगों पे केस दर्ज ही मत करो, ठीक है। डायरेक्ट उनका एक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि पॉलिटिक्स चल रही है। निंदा कर देंगे, ये कर देंगे। निंदा क्या होता है, निंदा शब्द पकड़ रखा है। निंदा क्या है, निंदा पता नहीं क्या है ये। तो ये पॉलिटिक्स पहले भी होती थी और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। और आज भी यही पॉलिटिक्स कर रहे हैं सारे नेता मिलके, तो इसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। भुगत रहे वो आम ही तो लोग थे जिसके साथ में हुआ था। कि कौन थे वो आम पीपल ही तो थे जिसके साथ में गलत हुआ है। सब तो जो अच्छे अच्छे थे वो तो अपने घर में बैठे रहते हैं, इनकी अच्छी सिक्योरिटी वगैरह होती है, बस मज़े लेते हैं बाहर से। लेकिन पिसता कौन है, आम आदमी। तो ये बड़ी ही एक सोचने वाली बात है। और मेरा मानना तो ये है कि जब भी आप किसी नेता को खड़ा करें ना, उसको कम से कम सनातन धर्म की नॉलेज तो होना बहुत जरूरी। उसको वैसे एजुकेशन उसकी बहुत अच्छे लेवल की हो, साथ में उसको सनातन धर्म का ज्ञान बहुत होना जरूरी है। उसी बंदे को आप अपना नेता चुनें। अदरवाइज किसी को भी आपको नेता चुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके साथ ही खिलवाड़ करेंगे वो लोग, ठीक है। तो काफ़ी नॉलेज मिली इससे, हिस्ट्री से हमें, और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।